जय जवान जय किसान दोस्तों। साथियों, आपका गूंज लाइव न्यूज़ में और मेरे 50,000 सहयोगियों का स्वागत है। गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव सिंह। साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया है, दिल्ली की जो महाभारत है वो बहुत दिलचस्प होती जा रही है। दिल्ली में अभी आम 2025 में फरवरी में आम विधानसभा चुनाव होना है। 25 फरवरी से पहले पहले ये चुनाव होना है और आप लोग तक मेरी सारी वीडियोस पहुंचने लगे होंगे, दिल्ली वासी खास तौर से, कि किस तरीके से चुनाव में सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से दम भर रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ अभी इस वक्त जो मैं आया हूं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी फ़िलहाल पिछले 4-5 दिन से ट्रेंड में चल रहा है और जिसको देख करके काफ़ी दुख भी होता है। भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो मुद्दा हुआ है उसमें एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे देश के होम मिनिस्टर, जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी करी और कहीं ना कहीं एक प्रकार से अंबेडकर जी के बारे में कहा कि अगर विपक्षियों के बारे में कहा कि अगर इतना विश्वास और इतनी प्रार्थना अगर कहीं भगवान से करी होती, उन पे भरोसा रखा होता और अंबेडकर की बजाय, तो ये जो उनका स्टेटमेंट था ये कहीं ना कहीं अपने आप में ऐसा मुझे दिखा, ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर गया होम मिनिस्टर को लेकर के। भले वो कहना कुछ और चाह रहे हो, ये एक अलग बात है, लेकिन बात गलत तरीके से निकलती है जब एक होम मिनिस्टर आप हो, बहुत बड़े एक होम मिनिस्टर हो आप, देश के होम सेकेंड पोजीशन पे आप आते हो, पार्टी आपके हाथ में है, पार्टी में आप बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेते हो, और जब आप एक देश के लिए काम कर रहे हो और ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में, ऐसे पर्सनालिटी के बारे में एक प्रकार से बात करी जाए जो काफ़ी खासतौर से SC ST जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, और उन लोग कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर को भगवान मानते हैं। उनके लिए राम जी से ज़्यादा महत्वपूर्ण भीमराव अंबेडकर हैं। जब मैं बात करता हूँ युवाओं से, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, 25 साल 40 साल के आसपास की, 25 से 40 साल के युवाओं से मेरी बात होती है, तो वो भीमराव अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं, भगवान की तरह उनको पूछते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा वर्ग है जो वर्ग कहीं ना कहीं उनको एक व्यक्तित्व की तौर पर नहीं, एक पर्सनालिटी के तौर पर नहीं, एक भगवान की तरह प्रस्तुत करता है और मानता है। तो उनके बारे में कोई भी बात बोलने से पहले, इतने बड़े पद पे जब आप बैठे हुए तो आपको सोचना चाहिए और आपको माफ़ी भी मांगनी चाहिए। ये बात मैं नहीं, विपक्ष भी कह रहा है। इससे कहीं ना कहीं नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हुआ तो है, जो फील्ड में मुझे नज़र आता है। हो सकता है दिल्ली चुनाव में इसका असर भी दिखे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो केस हुआ उसके बाद जो रुख कांग्रेस का था और परसों जिस प्रकार से धक्का मुक्की हुई, पहले तो सबसे बड़ा प्रश्न उठा कि जब वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा था, जब विपक्षी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर पहले तो जो सत्तारूढ़ की पार्टी के जो नेता थे, उन पार्टियों को वहाँ पर जा कर के उनको रोकने की या उनके साथ बहस करने की जरूरत ही क्या थी। पहली बात तो मुझे ये समझ में ही नहीं आई। दूसरी बात, चलिए उन्होंने अपनी तरफ से किया जो किया, उसके बाद वहाँ पर गए और वहाँ पर धक्का मुक्की पहले बीजेपी के नेताओं की तरफ से स्टार्ट हुई, जिसके बाद एक ऐसी घटना घटी, भारतीय जनता पार्टी के जो एक नेता थे उनका सर फूटा, राहुल गांधी से धक्का मुक्की हुई, राहुल गांधी जी की तरफ से धक्का लगा, वो गिरे और उनका सर फूटा, टाके भी आए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। आप लोग जो बड़े बड़े नेता हो, आप लोग सिर्फ देश को प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो, पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट पर नज़र, जैसे अमेरिका USA की जो पार्लियामेंट है, वहाँ ब्रिटेन और अलग अलग देशों की पार्लियामेंट पर नज़र पूरी दुनिया की होती है। अगर इस तरीके से हरकतें हमारे देश के नेता, हमारे देश के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कर रहे हैं,
एक कुछ विवादित बयान दे देता है, दूसरा कोई धक्का मुक्की कर रहा है। तो ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, आप आम जनता के रूप में आप लोग कृष्ण हो, आपको समझना है कौन अर्जुन है और कौन कौरव है, ये आपके हाथ में है। पिछले 15 वर्षों से मैं अपनी बात कर लूँ, पिछले 15 वर्षों से मैंने वोट ही नहीं डाला है, क्योंकि आज की डेट में मुझे आज तक ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई कैंडिडेट नज़र नहीं आता जिस वजह से मुझे उन्हें वोट देना पड़े। और मैं बोलूँ, बड़े गर्व से बोलूँ, मैं एक इंसान को 2002 में एक अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा, पहले नेहरू, दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी, ये दो नेता मुझे लगते थे कि जिनको हम वोट डाल सकते हैं, जो लायक थे, जो पर्सनालिटी थी जिनकी। लेकिन आज नेताओं को देख लो, आज देश के प्रधानमंत्री को देख लो, होम मिनिस्टर को देख लो, आज कांग्रेस में राहुल गांधी जी को देख लो, आज अरविंद केजरीवाल जी को देख लो, कोई भी नेता को देख लो, कहीं से ऐसा नहीं लगता मुझे पर्सनली कि इन लोग को वोट डालना चाहिए, ये वोट डालने लायक लोग हैं। क्योंकि ये जो घटना घटी है ना, ये घटना ही बता दे रही है, अपने आप में एक प्रस्तुत हो रहा है। क्योंकि जिनका सर फूटा कांग्रेस की तरफ से, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को या उनके कोई सांसद को जा करके वहाँ पर जाके उनसे मिलना चाहिए, उनसे जाके नहीं मिले। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी वालों को जाने की जरूरत ही क्या थी वहाँ पर, जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये धरना किसी का भी, कोई भी विपक्ष हो, चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी शख्स हो, उसका अधिकार है धरना देने का। आप वहाँ क्यों गए? जिस प्रकार से धक्का मुक्की चल रही है, मेन मुद्दे पे, मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक जो है, अब बात राजनीति की कर लेते हैं। राजनीति इतनी सीधी होती नहीं जितनी दिखती है। तो इससे इंडियन ब्लॉक देखा जाए तो पूरी तरीके से एकजुट हो गया, जो महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद टूट सा गया था। एक तरफ ममता बनर्जी अलग बात कर दी, शरद पवार अलग बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था इंडिया ब्लॉक टूट गया है। लेकिन इस घटना घटने के बाद में, जब से उनका स्टेटमेंट आया, जब से होम मिनिस्टर अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया, उसके बाद उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। ऐसा पहली बार हुआ कि अमित शाह जी अलग से जाकर के सफाई दिए हों। प्रधानमंत्री जी को कम से कम 4 से 5 बार ट्वीट करना पड़ा, बोलना पड़ा ये बात कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग कहीं ना कहीं अम्बेडकर की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। विपक्ष गलत तरीके से बयानबाजी कर रहा है, विपक्ष गलत तरीके से दिखा रहा है। लेकिन ये बात आपको स्टेटमेंट देने से पहले ही सोच लेना था कि किस तरीके का नैरेटिव विपक्ष तैयार कर लेगा। और जब ये नैरेटिव, इस तरह के नैरेटिव पहले कहीं ना कहीं बीजेपी करती थी। कोई राहुल गांधी ने या माफ करिएगा, राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने कभी कोई स्टेटमेंट दिया तो उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करके उनकी बदनामी करना, ये कांग्रेस ने भी सीख लिया एक प्रकार से। हालांकि होम मिनिस्टर साहब जो बात बोलना चाह रहे थे वो नहीं बोलना चाह रहे थे, वो ये बात नहीं कहना चाह रहे थे, ये बात सच होगी। लेकिन विपक्ष को तो मौका मिल गया। ये राजनीति है साहब, राजनीति में आपको बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। और जब आप देश के होम मिनिस्टर हो तब तो और भी ज़्यादा आपके एक एक स्टेटमेंट की वैल्यू है। आप देश के प्रधानमंत्री हो मोदी जी, आपके एक एक बात की वैल्यू है। इससे कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को होता नजर आ रहा है मेरे को। इस विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, इंडिया ब्लॉक में एनर्जी आ गई। और दूसरा ये कि चुनाव के अब सिर्फ 40 से 45 से 50 दिन बचे हैं। आम आदमी पार्टी ने 70 के 70 विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट उतार दिए। कांग्रेस जो कहीं युद्ध में नजर नहीं आ रही है, उन्होंने भी 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ परेशानी सबसे बड़ी ये आ गई है कि माथापच्ची अभी भी जारी है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं। पहला प्रॉब्लम तो सबसे बड़ा ये है कि अरविंद केजरीवाल जैसी शख्सियत के सामने कौन आपका उम्मीदवार होगा, सीएम चेहरा होगा, ये आप बताओ। दूसरा ये कि एक एक सीट पर अंदर की खबर आपको दे रहा हूं, एक एक सीट पर 13 14 लोग दावा ठोक रहे हैं बीजेपी के अंदर में। मतलब बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई चल रही है इस वक्त में, जिसकी वजह से 4 सीट भी ऐसी नहीं हुई, 5 सीट भी ऐसी नहीं हुई जहां पर बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी हो। बताया ये जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों में, अगले मतलब लास्ट दिसंबर तक लिस्ट सूची तैयार हो जाएगी। साहब आप सूची आप तैयार नहीं कर पा रहे हो
कई बाहरी, जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि जो एक प्रकार से आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे कैलाश गहलोत जी, खूब गाली दिया करते थे बीजेपी को। एक महीना पहले, जस्ट 21-22 दिन पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे वो आम आदमी पार्टी में, और लगातार जीतता हुआ चेहरा थे। अब नजफ्फरगढ़ विधानसभा सीट पर, ठीक है, उनका दावा ठुकरा है। उनके साथ जय किशन शर्मा जी हैं, वो अपने बेटे के लिए कह रहे हैं। उधर एक कृष्ण पहलवान करके हैं जो लगातार कई सालों से राजनीति करते आ रहे हैं बीजेपी में, वो अपनी पत्नी नीलम कृष्ण के लिए टिकट मांग रही हैं। तो ये एक छोटा सा उदाहरण दिया, इस पर एक अलग मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। किन किन सीटों पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज खड़ा हो रहा है, तो उसकी एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से अभी तक कोई टिकट बंटवारा नहीं हो पाया है, मातापच्ची चल रही है। हालांकि दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने कहा है कि हमने एक फीडबैक लिया है। फीडबैक में 70 विधानसभा में कहीं ना कहीं एक प्रकार से 70 की 70 विधानसभा में जांच चल रही है और हम लोग को फीडबैक मिल रहे हैं। और संवाददाता सम्मेलन में रामवीर सिंह बिदुड़ी जी जो सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने दावा किया है कि जो हमको फीडबैक आया है उसमें डबल इंजन सरकार ही देश की राजधानी को सही तरीके से चला सकती है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से दिल्ली को कहीं ना कहीं आगे पहुंचा सकती है, डेवलप कर सकती है। और अगर मैं बात कर लूँ 70 सीटों में 2000 से ज़्यादा आवेदन भारतीय जनता पार्टी में ठुक चुके हैं। अब आप सोच सकते हो कि एक सीट पर, उसी हिसाब से बता रहा हूँ, एक सीट पर कितने कितने लोग, एक सीट पर 14-14, 15-15 दावेदार हैं, ठीक है। और बाहरी लोगों को लिया जा रहा है, जो एक प्रकार से आम आदमी पार्टी के जो कैलाश गहलोत जी थे, ठीक है, जिनको बीजेपी ने लिया, और वो रात दिन पहले गाली दिया करते थे भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या जरूरत थी उन्हें लेने की, जब आपके अंदर ही इतनी प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम पहली बार की नहीं है, पिछले लगातार 10 सालों में 2 विधानसभा चुनाव के दौरान भी यही प्रॉब्लम बीजेपी को सामने दिल्ली में आती रही। या तो आप पहले से ही भी हार मान लीजिए, पहले से ही बोल दीजिए कि हमको दिल्ली जीतना ही नहीं है, हमारा मकसद ही नहीं है, या फिर इतने बड़े बड़े दावा मत करें जो आपके रात दिन आपके नेता दावा करते हैं कि हमने देख लिया है, हमारी सरकार ही चला सकती है। आपकी अभी तक एक लिस्ट नहीं आई है, तो कहाँ से आप सरकार चला पाओगे, अब कहाँ से आप जीत पाओगे, ठीक है। उधर मैं देख रहा हूँ अलग अलग जगह में प्रचार चालू हो गया, दूसरी पार्टियों का, आम आदमी पार्टी का प्रचार चालू हो गया। उनके कार्यकर्ताओं के बीच में जो जोश है वो दिखते ही बनता है। कार्यकर्ताओं से मैं मिलना शुरू किया हूँ, कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ तो अलग ही प्रकार का जोश है। और वही अगर बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे बात करो तो बोलते हैं कि वो है बीजेपी के, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं यार पता नहीं जीत पाएंगे, मतलब वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो ये सब कुछ हुआ है ये एक हफ्ते के अंदर हुआ है। ये जो नैरेटिव जिस प्रकार से कांग्रेस ने सेट किया है और पूरे इंडिया ब्लॉक को एक कर लिया है, और जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था मेरे हिसाब से। पूरा देश इससे शर्मसार हुआ। अंबेडकर जी के बारे में इस तरीके से बात बोलनी ही नहीं चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद फिर जो धक्का मुक्की हुई और जिसके कारण जिसमें एक नेता घायल हो गए बीजेपी के, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। ये बताता है कि आप लोगों के बीच में, हमारा देश लोकतांत्रिक देश तो है, लेकिन पार्लियामेंट जो मंदिर कहलाता है देश का, वहाँ पर वहाँ के जो नेता हैं जो पूरे देश को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके अंदर क्या डिसिप्लिन है और किस स्तर के वो किस स्तर में किस स्तर के नीचे गिर चुके हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ, आप लोग कृष्ण हो, आप लोग सबसे महत्वपूर्ण, आप लोग के पास अभी दिल्ली वासियों के पास में कहीं ना कहीं मौका है इस चुनाव में, इस महाभारत में आप कृष्ण हो। आपको फूक फूक के कदम रखना है। जिसको भी वोट दोगे बहुत सोच समझ के दो और सवाल करो। अगर दोबारा रिपीट होता है आम आदमी पार्टी में, आधे लोग तो रिपीट हुए हैं, तो उनसे सवाल करिए आपने क्या किया है पिछले 10 सालों में, आपको मैं क्यों वोट दूं। कोई बीजेपी का कैंडिडेट अगर है तो उससे सवाल करिए, आपको मैं क्यों वोट दूं, आप क्या करोगे। आप जब 10 साल में ये नहीं कर पा रहे तो आप आगे और क्या करोगे। तो ये चीज़ करनी चाहिए आम जनता को, आम जनता के रूप में। तो फिलहाल मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इस पर बात करना, अंबेडकर जी पे बात करना, मैं बहुत मैं कहूँ तो मैं बहुत एक प्रकार से जिसमें भी थोड़ा बहुत दिमाग हो, जो भी पढ़े लिखे लोग होंगे, वो अंबेडकर जी के बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही बात करते होंगे, अच्छा ही बोलते होंगे।
तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ, हमारे देश के होम मिनिस्टर इस तरीके का स्टेटमेंट दिए, और जिस तरीके से फिर ड्रामाबाजी हुई, और जिस तरीके से कांग्रेस में धक्का मुक्की हुई, और वहाँ पर घायल एक नेता को देखने राहुल गांधी जी नहीं जा पाए। इस चीज़ को भी नोट करने लायक चीज़ें हैं कि इस प्रकार से नहीं करना चाहिए किसी की भी पार्टी हो। देख, एक समय वो था जब कहीं ना कहीं एक हुआ करते थे, नेहरू जी को एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी, यही बीजेपी, जब नेहरू जी को एक बार बीजेपी ने में जो बीजेपी विपक्ष में थी, बीजेपी के नेता हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत जूनियर हुआ करते थे, नए कार्यकर्ता के रूप में चुने गए थे पहली बार, तो उनको हिटलर कह दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिटलर कह दिया था, और जब हिटलर कहा और जब उनको बाद में इस चीज़ का महसूस हुआ, रियलाइजेशन हुआ कि मैंने इतना गलत शब्द का इस्तेमाल कर दिया है देश के प्रधानमंत्री के लिए, तो उन्होंने त्याग पद दे दिया था अपने पोस्ट से। एक वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। इसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी को इस चीज़ को सीखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से पार्टी के कर्ता धर्ता थे, बहुत बड़े नेता थे। क्यों मैं मानता हूं उनको? क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा था, इस प्रकार की पर्सनालिटी थी, जो वो बोलते थे वो करते थे और उन्हें पश्चाताप होता था। लेकिन हमारे देश के आज प्रधानमंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे नेता हो, अलग अलग देखता हूँ, कुछ भी बक रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कहे जा रहे हैं। कहीं से लगते ही नहीं है प्रधानमंत्री, कहीं से लगते ही नहीं है ये होम मिनिस्टर है, कहीं से लगते ही नहीं है ये कांग्रेस के एक बड़े लीडर है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वो चीज़ें झलकती ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को देख लो, अरविंद केजरीवाल ने 10 साल पहले क्या बातें करी थी और आज किस तरीके से बात करते हैं। कोई नेता में वो क्वालिटीज़ नज़र नहीं आती मुझे, इसलिए पिछले 15 साल से मैं तो पर्सनली वोट नहीं देता हूँ, और ना मैं दूंगा जब तक मेरे देश में कोई भगत सिंह जैसा कोई नेता ना आ जाए। शिव कुमार सिंह वोट नहीं देगा, ये शिव कुमार सिंह का प्रण है। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और आप लोग अपनी राय बनाइए। चुनाव आने वाला है, फूक फूक का कदम रखिए, देखते रहिए ध्यान से कि ये जो नेता हैं किस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। ये आपको लगता है वोट देने लायक है तो वोट दीजिए, अगर नहीं लगता तो आपकी मर्जी है। नोटा नाम की भी एक चीज़ होती है, नोटा भी हमारे पास ऑप्शन है। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार साथियों।